दिख रहा है तुमको स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है? एसी सर्किट जो है, जो फर्स्ट केस हम पढ़ेंगे, और फर्स्ट केस है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस है, उसको हमने कनेक्ट किया है इसके साथ में, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ में। अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का जो सिंबल होता है ना, ऐसा सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर एक ऐसा वेव बना देते हैं, मतलब ऐसी पल्स। जैसे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इस तरह से चलता है ना, एक पल्स होती है अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसका सिंबल इस तरह से बना देते हैं। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हम लेके चल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है, और जो वोल्टेज का सोर्स हमने लगाया है यहाँ पर, वो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। कहीं पर इसको E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिखा होगा, हमने लिख लिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है ये इतना? यस सर। तो अब ये बताओ आरुषि, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा सर्किट में? अभी कैसे फ्लो कर रहा है करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, तुम्हें जो लग रहा है वो बताओ। ये तो तुम ही बता सकती हो कि कैसे बता सकते हैं, ये अलीशा बता सकती है। अच्छा अलीशा, तुम बताओ इसमें करंट कैसा होगा अभी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये कैसे डिसाइड किया बेटा तुमने कि ये करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए इसमें? देखो, इसमें हम नहीं बता सकते करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट तो दोनों तरफ जाएगा। आधी साइकिल में ये चलेगा क्लॉकवाइज, ये ऐसे जब अल्टरनेटिंग करंट होगा तो ये आधी साइकिल में अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाकी आधी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। जीरो से करंट जाएगा पीक वैल्यू तक क्लॉकवाइज में, इसके बाद पीक वैल्यू से फिर जीरो हो गया, फिर उसकी डायरेक्शन बदलेगी, फिर जीरो से पीक वैल्यू जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर पीक वैल्यू से जीरो आ जाएगा, और इस तरह से करंट अपनी डायरेक्शन बदलते बदलते फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें करंट हम नहीं बता सकते कि कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, कहीं पर भी हो सकता है। आया समझ में? लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसमें करंट कितना होगा। तो इस इंस्टेंट पर करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो करंट है I इक्वल टू, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है, और इसको हमने रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। V नॉट बाई आर को हम लिख देते हैं I नॉट, तो करंट हो गया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें I नॉट को क्या कहेंगे हम, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, I नॉट क्या चीज है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आया ये? हाँ दिव्येश, इसमें क्या पूछना है बताओ। अब इसमें V नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, ये वोल्टेज है, कितने टाइम पर है, ये टाइम t पर। अगर t इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज निकालना हुआ तो t इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज कितना है इसमें, t इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज हो जाएगा जीरो, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू t इक्वल टू जीरो पर जीरो आएगी। अगर हम टाइम की वैल्यू कुछ और रखते हैं, टाइम की वैल्यू अगर हमने कुछ और रखी तो उसके हिसाब से वोल्टेज आ जाएगा। तो जिस भी इंस्टेंट पर वोल्टेज हमको पता है, उस इंस्टेंट पर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे वोल्टेज को, तो हमें क्या पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन को कंपेयर करो। जो वोल्टेज था, वोल्टेज की इक्वेशन थी V इक्वल टू V नॉट
साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में देखो कि साइन के साथ दोनों में केवल ओमेगा टी है, साइन के साथ करंट में भी साइन ओमेगा टी है, वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी है, दोनों में केवल साइन ओमेगा टी आ रहा है। इसका मतलब है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट और वोल्टेज कैसे हैं? सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये होता है कि जिस समय करंट मैक्सिमम होगा या जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा, वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 या -1 हो जाए, तब भी हम मैक्सिमम ही कहते हैं उसको। तो अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट। दोनों में ही साइन ओमेगा टी एक साथ 1 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है उसी इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम होगा, जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज 0 होगा उसी इंस्टेंट पे करंट भी 0 होगा। इसका मतलब ये कि दोनों सेम फेज में है। बात समझ में आई है? दोनों को हम क्या कर रहे हैं? सेम फेज में। क्यों कह रहे हैं सेम फेज में? क्योंकि दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे या एक साथ मिनिमम होंगे या एक साथ 0 होंगे, जो कुछ भी होगा साथ साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम नहीं है। ठीक है? तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की क्या खास बात है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की ये खास बात हुई, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। क्या चीज? अच्छा, ये स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा है? अच्छा, इसको लाइट करूं मैं। ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज। अब दिख रहा है? तो करंट और वोल्टेज जो है सेम फेज में होते हैं, ये याद रखना है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। अच्छा, इसके साथ साथ तुम मुझे ये भी बताते जाना, तुमको स्कूल में कुछ कुछ चीजें बताई होंगी ना, तो हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हों, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो वो भी मतलब मुझे भी जानना है कि स्कूल में कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज बताते हैं क्या। तो जो हम इस तरह की चीज हो जो मैं भी बताऊंगा उससे थोड़ा अलग हो तो मुझे बताते जाना तुम लोग, ठीक है? तो भाई ये आ गया हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, प्योर कैपेसिटर। तो अब मैं ले रहा हूं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। केवल प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि ये कैपेसिटर लगाया हमने और यहां पर सोर्स लगाया अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उसका वोल्टेज तो वेरी कर रहा होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया यहां पर। ठीक है अलीशा, तबीयत ठीक है तुम्हारी आज? अच्छा, तो अब इसमें बताने की कोशिश करो कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेफ्ट साइड वाली पर या राइट साइड वाली पर? कौन सी प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए? आरुषि? तुम बता
हाँ, ये भी नहीं बता सकते क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट पर कभी लेफ्ट साइड वाली प्लेट पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, कभी राइट साइड वाली पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि डायरेक्शन करंट की बदलती रहेगी। जब मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो राइट साइड वाली ये लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। फिर जब करंट की डायरेक्शन बदलेगी और करंट ऐसे आ रहा होगा तो लेफ्ट साइड वाली प्लेट से चार्ज डिक्रीज होने लगेगा और राइट साइड वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। ठीक है, तो चार्ज बदलेगा। तो मान लेते हैं कि सपोज एट सम इंस्टेंस ऑफ टाइम, इंस्टेंस नहीं इंस्टेंट, some instant of time t, charge on capacitor is q। ठीक है, तो चार्ज कितना है इस पर, q है कैपेसिटर पर। अब किस प्लेट पे पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है ये नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इट शुड बी इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, यानी q बाई सी इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए। तो q बाई सी वी नॉट साइन ओमेगा टी होना जरूरी क्यों है, कोई बता सकता है ये? संचित तुम बताओ। संचित, क्यू बाई सी को भी लिख लेंगे और फिर q बाई सी इसको वोल्टेज से तो ये इक्वल क्यों होना चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा हूं मैं, q बाई सी को वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर क्यों होना चाहिए हर इंस्टेंट पर? दिव्येश तुम बताओ। क्वेश्चन में समझ लो यूज कर किसी मैंने q बाई सी क्या चीज है, q बाई सी है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और जो अप्लाइड वोल्टेज कितना है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों बराबर क्यों होने चाहिए? ये इक्वल क्यों लिख दिया हमने, ये क्यों इक्वल होना चाहिए? आरुषि तुम बताओ। चलो किरचॉफ लॉ से लिखा है ये हमने। किरचॉफ लॉ से हमने सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ते थे कि किसी भी क्लोज लूप में सारे वोल्टेज का सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस लूप में केवल दो ही चीजें तो लगी हुई हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा हुआ है। तो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस होना चाहिए, तभी तो मिलके जीरो होंगे दोनों। नहीं आया समझ में संचित? या जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P और एक पॉइंट लिखता हूं Q, तो P और Q के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, Q बाई सी, और जितना P के अक्रॉस है उतना ही इस पॉइंट P1 के अक्रॉस है, उतना ही Q1 के अक्रॉस है, क्योंकि P और P1 तो सेम पोटेंशियल पर होंगे, Q और Q1 सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो P1 Q1 के अक्रॉस वोल्टेज हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, PQ के अक्रॉस लिख सकते हैं Q बाई सी, लेकिन Vp माइनस वी क्यू इक्वल टू Vp1 माइनस Vq1 होना चाहिए ना, क्योंकि P से P1 आओ अगर तुम, तो बीच में कोई चीज है ही नहीं, तो दोनों का वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा। जितना P का है उतना ही P1 का होना चाहिए पोटेंशियल, जितना Q का है उतना ही Q1 का होना चाहिए। बात समझ में आई है? यस सर। तो किरचॉफ लॉ से हमने लिखा है कि इस लूप में जो टोटल वोल्टेज है सारे मिला के वो जीरो आना चाहिए, तो Q बाई सी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिख लिया। लेकिन हमको निकालना करंट है अभी, तो करंट को हम इससे निकालेंगे Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट कैसे लाएं, चार्ज से,
चार्ज से करंट लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो इसका डिफरेंशिएशन, सी वी नॉट इंटू cos omega t into omega. ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आएगा। तो डी क्यू बाई डी टी हुआ करंट, तो करंट को लिखा जा सकता है आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा हमने इसको, और कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसको हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को लिख रहे हैं एक्स सी के बराबर, और ये होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये एक्स सी क्या चीज़ है, एक्स सी है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। और आई इक्वल टू हम लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पर आई नॉट किसके बराबर लिख दिया है हमने, किस चीज़ को आई नॉट लिख दिया है, आई नॉट इक्वल टू लिख दिया है हमने वी नॉट अपॉन एक्स सी को, वी नॉट अपॉन एक्स सी, ये किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है। तो ये आ गया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये है इक्वेशन नंबर 2, और वोल्टेज था, ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो वोल्टेज और करंट को अगर कंपेयर करो तो दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, फेज में, फेज में डिफरेंस आ रहा है नजर। इसमें वोल्टेज जो लिखा हुआ था, वोल्टेज में था साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्टेंट पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम नहीं होगा। जैसे वोल्टेज मैक्सिमम करने के लिए ओमेगा टी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, वोल्टेज को मैक्सिमम रखने के लिए ओमेगा टी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, पाई बाई टू। और अगर ओमेगा टी को हम पाई बाई टू रख दें तो उस समय करंट कितना आएगा, क्योंकि उसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो ओमेगा टी को अगर हमने पाई बाई टू रखा तो वो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई बन जाएगा, और साइन पाई हो जाएगा 0। तो यानी कि जिस समय पर वोल्टेज मैक्सिमम होता है उस समय पर करंट मैक्सिमम नहीं होता है। अच्छा, अगर वोल्टेज 0 कब होगा, जो ओमेगा टी 0। हाँ संचित क्या बोलो, हाँ टाइम टी इक्वल टू 0 पर कौन 0 आ रहा है, और उस समय टी इक्वल टू 0 रख दें तो करंट कितना आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है। अलीशा तुमको समझ में आ रहा है ये, ठीक से, कुछ डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है, शर्माना नहीं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये वोल्टेज जब मैक्सिमम है तो इसमें करंट मैक्सिमम नहीं है, और जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो वोल्टेज मैक्सिमम नहीं है। तो संचित जरा इसके बारे में कुछ बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इक्वेशन से ऐसा हो रहा है वो तो ओबियस है, मैं पूछ रहा हूं थोड़ा फील आ जाए जिससे। संचित नहीं, वैसे ही बताओ, थोड़ा शब्दों में बताओ कि ऐसा क्या हो रहा है ये। हम्म, थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो उसको। संचित
नहीं क्लियर हो रहा है? आरुषि तुम बताने की कोशिश करो। नहीं फेजर से नहीं, एक्चुअली ये जो वोल्टेज हम बता रहे हैं ना, जो हमने लिखा हुआ है वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक्चुअली ये वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि कैपेसिटर में जब चार्ज नहीं होता है, जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? याद करो, हमने पढ़ा हुआ है ये। जब कैपेसिटर पर ये हमने पढ़ा हुआ था, देखो मैं बताता हूं तुमको कि हमने क्या चीज की हुई थी। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाऊं जो हमने किए हुए हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर है एक बैटरी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक स्विच है कि इसका बैटरी का ईएमएफ ई है, कैपेसिटेंस ई, रेजिस्टेंस आर है। अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर से या इससे बैटरी कितना करंट सप्लाई करती है? बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी? ई बाई आर। संचित यार तुम भूल गए? अच्छा, मुझे लगा तुम ये कह रहे हो कि लॉन्ग टाइम हो गया इसलिए भूल गए। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो करंट कितना आता है? ई बाई आर। ठीक है। तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो है। तो कैपेसिटर पर जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जीरो है तो करंट कैसा होता है? मैक्सिमम। जब इस पे वोल्टेज जीरो है तो करंट कैसा हो जाता है? यहां से मैक्सिमम। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इस सर्किट में करंट कितना हो जाता है? जीरो। हमने ये भी पढ़ा था, हाँ हमने ये भी पढ़ा था ना कि कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ऐसे ही वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये जो तुम देख रहे हो ना कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जब वोल्टेज जीरो होगा, यहाँ पर इसको मैंने जीरो कर दिया, साइन ओमेगा टी कितना कर दिया? जीरो। तो ओमेगा टी को जैसे ही जीरो रखा है यहाँ पर, तो ये बचेगा आई नॉट साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है पहले उसको, लेकिन एसी के केस में हम अलग तरह से समझ रहे हैं फेज की टर्म्स में। तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम है तो उससे जाने वाला करंट कितना होगा? क्या ऋषि? जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है तो उससे पास होने वाला करंट कितना होगा? जीरो। क्योंकि जब कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम है वो करंट को नहीं जाने देगा, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए इस सर्किट में ऐसा होता है, एसी सर्किट में, कि जब वोल्टेज कैसा हो? मैक्सिमम हो, तो करंट जीरो है, और जब वोल्टेज जीरो है तो करंट कैसा है? मैक्सिमम है। इस वाले सर्किट में ये जो हम देख रहे हैं इसका। अच्छा, ये तुमको उल्टा तो नजर नहीं आ रहा, सीधा नजर आ रहा है ना पूरा? ठीक है। ये वाला जो है इसको देख लिया हमने, तो इसमें समझ में आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में क्यों नहीं है? समझ गए ये बात? करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसको हम लिख देंगे यहां पर कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कौन लीड कर रहा है? करंट करेगा पावर। हाँ, अरे हाँ सही बात है। मैं रजिस्टिव लगे, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय पाई बाई टू।
ठीक है, तो इसमें कौन आगे चल रहा है? इसमें आगे चल रहा है करंट। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं दूसरे सर्किट पर, और वो हम पढ़ेंगे अब प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें क्या लगा होगा? केवल इंडक्टर लगा होगा। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट की अब हम बात कर रहे हैं। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये लगा दिया हमने एक इंडक्टर, और इसके साथ में लगा दिए हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये है, और ये है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर का इंडक्टेंस है L के बराबर। अब ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर के लिए अल्टरनेटिंग करंट जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इंडक्टर का नेचर होता है, इंडक्टर का जो नेचर होता है वो ये होता है करंट में चेंज को अपोज करता है, और अल्टरनेटिंग करंट तो जो है होता ही वो करंट है जो करंट के टाइम के साथ लगातार बदल रहा हो। तो इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे कितना होता था इंडक्टर में, याद है? हाँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर होगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर। और किरचॉफ लॉ से हम लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं किरचॉफ लॉ से? वही पुराना लॉजिक, क्योंकि इस सर्किट में केवल दो ही चीजें लगी हुई हैं। टोटल वोल्टेज तो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो दोनों का वोल्टेज कैसा होगा? इक्वल होगा। पोलैरिटी अपोजिट आएंगी उनकी, लेकिन ये मैग्नीट्यूड तो उसका इक्वल ही होगा। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होना चाहिए। अब हमको चाहिए करंट। कैपेसिटर के करंट में हम के केस में हम करंट कैसे लाए थे? इसमें करंट लाने के लिए हमको चार्ज मिल गया था, चार्ज को डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पर हमें करंट दिख रहा है डी आई बाई डी टी में, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे डी आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल। अलीशा, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो इतना आया ये। अब इसमें जो सी लिखा हुआ ये क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसके लिए करना क्या है तुम्हें? अच्छा आरुषि, तुम लोगों को जब स्कूल में सॉल्व कराया है तो ऐसे ही कराया होगा, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या किया था? होता है आई का चलो, तो ऐसे ही याद कर लेना। हालांकि इसको कैलकुलेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है, 2-3 पेज में कैलकुलेट होता है ये। तो हम इसको बस तुम अपने स्कूल के लिए क्या जेई के लिए भी इतना ही लिख लेना कि आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ सी इज फाउंड टू बी जीरो। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? सी की जीरो आ जाती है। ठीक है, तो हमारे लिए ये हो गया आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को लिख रहे हैं हम एक्सएल, और इसको लिखा हमने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के बराबर। ठीक है, और इसको भी हम लिख देंगे आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल को आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के बराबर। और ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ये थी इक्वेशन नंबर 1 जो अप्लाइड वोल्टेज था। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इसको यह डिफाइन करेंगे कि एक्सएल इक्वल टू लिखा है हमने ओमेगा एल को, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव
रिएक्टेंस कहलाता है ये, ठीक है। और आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर रख दी है हमने, वी नॉट अपॉन एक्सएल के बराबर। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। इट इज क्लियर दैट करंट लैग्स द वोल्टेज, या लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज भी लिखा होता है, बाई फेज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से कौन पीछे चल रहा है, इसमें करंट पीछे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ना देखो, जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट था उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। इसमें कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलता है फेज में पाई बाई 2 से, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे चलता है पाई बाई 2 से। अब इसको हम फेजर डायग्राम से भी शो करते हैं ग्राफ में। फेजर डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया करंट को और वाई एक्सिस पर ले लिया वोल्टेज को, ठीक है। ये वैसे वाले नहीं है ग्राफ जो हमने काइनेमेटिक्स या किसी और चीज़ में पढ़े थे, ये अलग तरह के होते हैं। ये फेजर डायग्राम आता कहाँ से ये मैं बताऊंगा नहीं तुमको, ये अलग एक्चुअली ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाए जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उससे बनाते हैं ये फेजर, तो वो बताने की जरूरत नहीं है तुमको। तो यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज को अगर मैं एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँ तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज भी यहीं बनेगा और करंट भी यहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का फेज कैसा है, सेम है। तो दोनों को ही हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद प्योर कैपेसिटिव सर्किट आ गया। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इसको डायग्राम को हम ऐसे दिखाते हैं कि करंट को मैं ले लूंगा यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कहाँ चल रहा है, पीछे चल रहा है पाई बाई 2 से। तो वोल्टेज को हम यहाँ दिखाते हैं, ये VC है, ये I है। VC का मतलब है करंट इन कैपेसिटर, वोल्टेज इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में वोल्टेज VC फेज में पाई बाई 2 पीछे चल रहा है और करंट पाई बाई 2 से आगे चल रहा है, तो इसका फेजर डायग्राम हम ऐसे दिखाते हैं। और इंडक्टर के केस में जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, इंडक्टर में उसको ऐसे दिखाते हैं कि करंट को हमने लिया यहाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा इंडक्टर का VL मतलब वोल्टेज इन इंडक्टर, वो 90 डिग्री से आगे चल रहा है, फेज में पाई बाई 2 से आगे चल रहा है। तो ये इसका फेजर डायग्राम होता है। हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले तुम्हारे दिमाग में जो जो सवाल हो पूछो, बोलो जरा क्या क्या पूछना चाहते हो। हम्म, कैसे? हम्म, वो हम अभी बाद में देखेंगे। अभी बाद में मतलब जरा दो दो चीजें आने दो, अभी सिंगल में ऐसे ही पढ़ना हमको ना, सबसे सिंपल तरीका ये है। और फेजर अगर तुमको याद हो क्लास 11 में तुमने SHM पढ़े थे, सुपर पोजिशन ऑफ SHM पढ़ा था। संचित याद है तुमको सुपर पोजिशन ऑफ SHM कैसे करते थे? सुपर पोजिशन ऑफ SHM का मतलब ये होता, जैसे हम उसके फेजर डायग्राम बनाते थे ना, जैसे कि एक SHM दी हुई है x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, दूसरा SHM दिया है x2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 दिया है मान लो ऐसे। तब दोनों SHM का सुपरपोजिशन हुआ तो रिजल्टेंट SHM कैसे बनेगा, जैसे उसमें फेजर डायग्राम बनाते थे या ऐड करते थे ना फेज को, वैसे ही बनाएंगे। जैसे इसको मैं ले लूंगा रेफरेंस लेवल, तो इसके रेफरेंस लेवल पर हम इसका एम्पलीट्यूड बनाते थे वेक्टर A1। अब इसका एम्पलीट्यूड A2 है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये फेज में कितना आगे है, पाई बाई 3। तो हम दूसरा वेक्टर ऐसे बनाते थे A2 वेक्टर, ये वेक्टर A2 हो गया, इसको आगे बढ़ाया और ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो रिजल्टेंट ऐसे आया, ठीक है।
तो ऐसे ही हम उसमें बना रहे हैं, जैसे कैपेसिटर में बनाए हम, तो कैपेसिटर में V इक्वल टू कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट कितना है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। करंट फेज में पाई बाई टू से आगे चल रहा है, तो इसको रेफरेंस ले लिया अगर हमने वोल्टेज को, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है V नॉट, तो V नॉट को मैंने इधर बनाया, ऐसे पढ़ा हुआ तुमने, ये V नॉट हो गया। अब इससे जो करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, I नॉट है, और फेज में कितना आगे बनाना है, पाई बाई टू, तो ऊपर बना देते हैं हम पाई बाई टू, या यहां बना देंगे पाई बाई टू I नॉट, और ये कितना हो जाएगा, ये जो डिफरेंस था ना वो कितना था, पाई बाई टू। ये अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि हम चाहें तो करंट को पहले बना लें और उसके रेफरेंस पे वोल्टेज को दिखा दें। जैसे अगर मैं करंट को पहले बना लेता हूं, तो करंट को रेफरेंस लिया मैंने ऐसे, और करंट का एम्पलीट्यूड कितना दिखाया, I नॉट। इसमें मैंने ये क्या लिया है, वेक्टर, ये वेक्टर है करंट के लिए। अब ये वाला जो वोल्टेज है, इसके कंपैरिजन में वोल्टेज फेज में कैसा चल रहा है, पाई बाई टू पीछे चल रहा है, क्योंकि इसमें पाई बाई टू प्लस में है, इसमें पाई बाई टू नहीं है, यानी कि ये पीछे हुआ ना। तो अगर ये पीछे है तो इसको ऐसे बना देंगे हम, पाई बाई टू से, इसको पीछे कर दिया ये पाई बाई टू से, और ये V नॉट आ गया, ये मतलब था। और जरूरी नहीं है कि पाई बाई टू ही हो, जब दो दो एलिमेंट आएंगे, जब सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होंगे या तीनों लगे होंगे, तो डायग्राम अलग तरह से बनेंगे, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तुमको और कैसे बताया है, थोड़ा डिफरेंस बताओ जरा मुझे आरुषि। अच्छा समझ गए, लेकिन कौन से सर्किट में पढ़ा था वो तुमने, किस चीज के सर्किट? सारे नहीं नहीं, सारे में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा चलो, नहीं, प्योर कैपेसिटर सर्किट में कैसी लाइन पढ़ी है तुमने? नहीं रुको, मैं बताता हूं तुमको जो मुझे समझ में आ रहा है। जैसे हमने क्या काम किया था, यहाँ वोल्टेज, प्योर कैपेसिटर सर्किट मान लो मैं ये ले लेता हूं, फिर तुमने वोल्टेज क्या लगाया था उसमें बताओ। अरे ये तो मैंने गलत बना दिया, वोल्टेज क्या बनाया था, वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा, ये बताओ। हम्म, केवल V नॉट साइन ओमेगा टी था? नहीं, देखो उसमें फिर ऐसा कर लिखेंगे जो तुम मुझे मुझे जो समझ में आ रहा है, जब मैं देखूंगा रजिस्टर पे तब मुझे समझ में आएगा। मान लो वोल्टेज को हमने लिखा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया। आए समझ में, समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारी जो बात है ना वो आएगी। तो ये जो रेफरेंस लाइन ली मैंने वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज को मैं बनाऊंगा इस लाइन से कितना आगे, पाई बाई सिक्स पर। ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स है ना, तो मैंने कितने एंगल पर लिया वोल्टेज को, पाई बाई सिक्स पर। पाई बाई सिक्स कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो ये मैंने इसका एम्पलीट्यूड बनाया V नॉट, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो करंट की इक्वेशन आएगी, करंट इसमें आगे चलता है पाई बाई टू से या पीछे चलता है, आगे चलता है, तो मैं इससे आगे बनाऊंगा, यानी कि पाई बाई टू इससे आगे बनाया मैंने इधर, तो ये कितना हो गया, पाई बाई टू, और ये करंट बनेगा I नॉट। तब ऐसे बनेगा ये पाई बाई टू का डिफरेंस फेज में वोल्टेज के रिलेटिव बनाना है। तो इस वाली एक्सिस से अगर वोल्टेज आगे है 30, तो करंट फिर इससे आगे हो जाएगा पाई बाई टू, तो अल्टीमेटली ये टोटल कितना आगे हुआ करंट। अगर मैं इस कितना लिखूंगा मैं इसकी इक्वेशन, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना लिखेंगे, ये पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई टू,
पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, ये इक्वेशन बनेगी करंट की। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, ऐसा बताया था। अब देखो उसमें शायद ऐसा भी लिया हो सकता है कि v इक्वल टू लिया v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो मैंने तो तुमको और सिंपल एग्जांपल पाई बाई 6 से बताया, उन्होंने हो सकता है ऐसा बनाया होगा कि जो वोल्टेज अप्लाई किया है उस वोल्टेज की जो जनरल इक्वेशन है वो लिखी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट कर लिया हमने, ये वोल्टेज लगाया। तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या आएगा? करंट आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई नॉट, ऐसा बनेगा ना, बोलो। तो अब इसको अगर फेजर डायग्राम पे शो करना है तो इसको हम फेजर डायग्राम पे शो करने के लिए मान लो इस लाइन को रेफरेंस लेते हैं, तो मुझे वोल्टेज कहाँ शो करना है? फाई नॉट एंगल आगे, तो मैं इसको बताऊंगा इधर पाई नॉट एंगल आगे, किससे? इस रेफरेंस लाइन से। और ये किसका एम्पलीट्यूड दिखा दिया मैंने? वी नॉट। अब करंट का जो आई नॉट है वो कहाँ पर दिखाना है मुझे? पाई बाई 2 प्लस फाई नॉट पर, यानी कि इससे पाई बाई 2 आगे। तो ये बन जाएगा आई नॉट, और ये कितना आगे किया मैंने? पाई बाई 2। तो करंट इस रेफरेंस लाइन से कितना आगे है? ये जो करंट है इस रेफरेंस लाइन से कितना आगे हुआ टोटल? ये हुआ पाई बाई 2 प्लस पाई नॉट के बराबर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेकिन कितना है? पाई बाई 2 ही है। और वोल्टेज की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, और करंट की है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस फाई नॉट। तो ऐसे भी फेजर बनेगा। समझ में आया? अब ये ऐसे ही दिखाया था। दिव्येश तुम समझ गए? हमने लेकिन इसको सिंपल केस लेके सॉल्व किया है। हमने वोल्टेज को क्या लिया है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि वो ऑलरेडी उसी लाइन के पैरेलल है। किस वाली के? इस लाइन के पैरेलल है, इसी के। हमने ये लेके सॉल्व किया था, तो ऐसे ही बना सकते हैं, और डिटेल में अभी हम इसको पढ़ेंगे। अभी बहुत फायदा आएगा आगे चल के। अभी फेजर डायग्राम हम और डिटेल पढ़ेंगे, पहले अभी जरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें हम थोड़े इसके। तो अब हमको ये पता चल गया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, अलीशा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में कौन आगे चलता है? सेम फेज में चलते हैं दोनों, है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। और प्योर कंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में कौन आगे होता है? कितना आगे होता है? पाई बाई 2 आगे चलता है। प्योर इंडक्टर में कौन आगे होता है? वोल्टेज कितना? पाई बाई 2 आगे चलता है। ये प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं। अभी ना इसके फेजर डायग्राम के और एप्लीकेशन बताता हूं। पहले मैं तुम्हें पावर और बताऊंगा, पावर इन एसी सर्किट। तो अब लिखते हैं हम पावर इन एसी सर्किट। तो हमने इसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया है, सपोज अब ये किसी स्पेशल सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं जनरल केस सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं कि सपोज वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, एंड करस्पॉन्डिंग करंट कितना है? करस्पॉन्डिंग करंट जो है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज फाई। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई के बराबर है।
तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी? PI हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर इन दी सर्किट, इस सर्किट की जो पावर होगी या पावर कंज्यूम हो रही होगी वो पावर हो जाएगी V इंटू आई के बराबर। पावर का फॉर्मूला यही होता है ना, V इंटू आई। क्यों देवेश? डीसी सर्किट में भी तो यही पढ़ा है हमने, पावर कितना होता था, बैटरी की पावर पढ़ी थी हमने E इंटू आई। तो यहां पर पावर कितनी है? V इंटू आई, क्योंकि वोल्टेज को हमने E ना लिख के यहाँ V लिखा हुआ है। तो V इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, और I को लिखा हमने I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो है इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि एक साइकिल में एवरेज पावर कितनी कंज्यूम हुई है। वी नीड टू फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल। तो एक साइकिल में एवरेज पावर निकालनी है, तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता है? जैसे फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स की एवरेज वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, और जिस इंटरवल में हमको एवरेज वैल्यू निकालनी होती है वो लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है तो फंक्शन क्या लिखना पड़ेगा हमको? एवरेज पावर लिखेंगे इसको देखते हुए, पी एवरेज इक्वल टू वी नॉट और आई नॉट तो बाहर निकल आएंगे, ये होगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, जगह कम है भाई यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। पी एवरेज लिखेंगे इंटीग्रेशन वी नॉट और आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन फाई, सॉरी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और हमको किस साइकिल में चाहिए, किस इंटरवल में चाहिए? 0 से t में। ये t क्या है? एक टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एवरेज पावर आएगी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के मूड में हो कि नहीं, या मैं डायरेक्ट बताऊं? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुमको 2 साइन ए साइन बी, इसको पूरा ब्रेक करके करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका इंटीग्रेट करेंगे संचित तो कितना आएगा पूरा, बताओ जरा, याद है? नहीं सर, पावर वाला है 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाई, ये बचेगा पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद। आरुषि, सर याद है ये तुमने इंटीग्रेशन किया था एवरेज पावर में? देखो ये सीबीएसई में डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं इसका, तो तुम्हें लेकिन ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसमें साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक करेंगे और फिर अलग अलग टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली ये इतना बचेगा 1/2 वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई के बराबर। इसको एक और तरह से लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू कॉस फाई। तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू क्या होता है? आई आर एम एस, IRMS और ये होगा वी आर एम एस इसको कॉस फाई। तो ये आर एम एस की टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है इसको। दिवेश तुम्हारे भी स्कूल में कराया होगा ये। अच्छा, इसमें कॉस फाई क्या चीज होती है? इसका नाम क्या होता है संचित? पावर cos phi is called power factor of the power circuit. factor यस Power factor of the circuit.
ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, अब हम पावर कंजम्पशन निकालेंगे 3 केसेस में, कितनी कितनी पावर कंज्यूम हुई है। तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पर सोर्स लगा होता है, रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो अगर मैंने वोल्टेज लिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करस्पॉन्डिंग करंट कितना आता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी आता है। सेम फेज में चलते हैं दोनों, तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना है बोलो, 0। तो इसका पावर फैक्टर कितना आएगा इस सर्किट का, 1। और ये कैसा है, मैक्सिमम। अगर हमने फाई कॉस फाई, इसमें फाई 0 है तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, तो जो पावर कंज्यूम होगी वो कैसी होगी, इसमें जो एवरेज पावर आएगी, एवरेज पावर होती है 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाई। तो ये आएगा 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस 0, यानी 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट। तो एवरेज पावर का जो कंजम्पशन है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, जिसमें पावर कंज्यूम मैक्सिमम होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है, और सॉरी कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक ये सोर्स लगा दिया हमने। तो इसमें वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करस्पॉन्डिंग करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो इसमें फाई की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो जो एवरेज पावर कंज्यूम होगी इसमें, अलीशा कितनी आएगी एवरेज पावर, 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस 5/2। तो कितनी हुई एवरेज पावर, 0। तो प्योर कैपेसिटर सर्किट जो होता है उसमें पावर का कंजम्पशन कितना होता है, 0 होता है। यानी कि अगर हम एसी सर्किट में कैपेसिटर यूज करते हैं तो कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। वैसे अगर कुछ तुम इस पे कहना चाहती हो आरुषि, तुम बताओ क्यों नहीं होती है कंज्यूम। आरुषि, नहीं ये नहीं बेटा, दूसरा। संचित तुम बताओ, हाँ सर। पावर कंजम्पशन कैपेसिटर में 0 क्यों है। प्योर इंडक्टर सर्किट में क्या लिखेंगे, P एवरेज इक्वल टू 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस 5/2। तो एवरेज पावर कंजम्पशन इसमें भी कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें भी पावर 0 कंज्यूम हो रही है। तो इसमें पावर 0 इसलिए कंज्यूम होती है क्योंकि होता क्या है कि ये जो सर्किट होते हैं, इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और इस एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। क्या फॉर्मूला होता है इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी का, LI स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर होता है इसमें। तो रेजिस्टेंस जो होता है, जब उसको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, करंट का फ्लो होता है रेजिस्टेंस में से, तो उसमें तो हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है।
अब वो वापस नहीं आ सकती सर्किट में। लेकिन जो इंडक्टर होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 है तो इंडक्टर में एनर्जी कितनी है, 0 है, क्योंकि करंट अगर 0 होगा तो हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 0। किस में, इंडक्टर में, क्योंकि करंट अगर 0 हुआ, अगर करंट की वैल्यू 0 हुई तो एनर्जी 0 हो गई। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, सर्किट में बढ़ना शुरू करेगा। 0 से अल्टरनेटिंग करंट ने बढ़ना शुरू किया और फिर वो कहाँ पहुंच गया, पीक वैल्यू पर। तो ये एनर्जी कैसी हो गई इसकी, मैक्सिमम। इसके बाद क्या होगा कि जब करंट डिक्रीज होना शुरू होगा तो ये एनर्जी भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड थी, यहां पर एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो ये कहाँ गई एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या होती है, जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो इंडक्टर में जो एनर्जी है वो एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है। किसने दी थी ये एनर्जी, ये एनर्जी सप्लाई करता है अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। तो एसी सोर्स ने जो एनर्जी सप्लाई की वो एनर्जी ये स्टोर कर लेता है, और जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को वापस कर देता है। यानी कि एनर्जी वापस किस में चली जाती है, जो एसी सोर्स था, सोर्स में वापस चली जाती है। तो ये एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई। ऐसा ही कैपेसिटर में होता है, जब इस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं है कैपेसिटर पर, तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। फिर इसके अक्रॉस जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा इसमें एनर्जी स्टोर होती जाएगी। फाइनली जब इसमें चार्ज 0 होता है तो एनर्जी 0 हो जाती है। तो एनर्जी किसको वापस कर देता है, सोर्स को वापस कर देता है। तो इसलिए प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस यूज नहीं किया जाता, उसमें इंडक्टर या कैपेसिटर यूज किया जाता है कि जब हमको जरूरत पड़ेगी उतना करंट हम लेंगे और बाकी जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो सारी की सारी एनर्जी वो किसको वापस कर देता है, सोर्स को वापस कर देता है। लेकिन एसी सर्किट में हम ये सोचें कि 100% एनर्जी का लॉस नहीं होगा या 100% एनर्जी वापस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ये वायर बने हुए हैं, ये वायर या इंडक्टर भी जिस वायर से बना होगा उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, यानी कि इंडक्टर भी गर्म हो जाएगा, कैपेसिटर में भी जो है हीट डेवलप हो जाती है। ये जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, इन वायर का तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो इसमें एनर्जी डिसिपेट होती है। लेकिन थियोरेटिकली अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है या प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें एनर्जी का लॉस कितना है, 0। ठीक है, पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी प्योर कैपेसिटिव सर्किट कितनी है, 0 है। एवरेज पावर consumed in pure capacitive and pure inductive circuit is 0। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और इसमें पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, इसलिए इस करंट का नाम होता है वॉटलेस करंट। दिस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, इसको वॉटलेस करंट भी कहते हैं। ठीक है, कौन से सर्किट को में होता है वॉटलेस करंट, प्योर इंडक्टिव में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वॉटलेस करंट फ्लो हो रहा होता है।
अब तुम लोग अपना सवाल पूछो, इसमें कुछ डाउट हो तो, या कोई नई चीज दिमाग में आ रही हो तो। ये एक पड़ाव क्रॉस कर लिया हमने। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये रटा हुआ होना चाहिए। इसको यूज करके हम दूसरे अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट सॉल्व करते हैं, दूसरे एसी सर्किट सॉल्व करेंगे इसको यूज करके, जो अभी हमने पढ़ा है आज। ठीक है, तो इसमें क्लियर है सारी चीजें जितनी हमने डिस्कस की अभी तक? कोई दिमाग में सवाल तो नहीं उठ रहा? चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब हम पढ़ेंगे इसमें सीरीज आरसी सर्किट, एसी वाला सर्किट जिसमें दोनों चीजें लगाई जाएंगी। तो ये तो है रेजिस्टेंस और इसके साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां वोल्टेज का सोर्स है। हम सिंपल वाला केस ले रहे हैं, हमने जो सोर्स लगाया है वोल्टेज का वो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें करंट कितना होगा सर्किट में, ये निकालने के लिए फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। तो दिव्येश तुमको अब अपने सवाल का जवाब मिलेगा कि फेजर डायग्राम का यूज क्या है। ठीक है, फेजर डायग्राम हमने क्यों यूज किया, इसका क्या एप्लीकेशन है, उसका जवाब तुमको अब मिलेगा। तो आरुषि, हम इसमें करंट मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर करंट कितना है, I के बराबर है। तो करंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों में सेम होगा कि अलग अलग होगा? आरुषि, आरुषि कनेक्टेड नहीं हो क्या? चलो दिव्येश तुम ही बताओ, ये करंट दोनों में सेम होगा कि अलग अलग? संचेत, करंट सेम होगा कि अलग अलग होगा? अरे इनिशियल की भाई करंट सेम होगा, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, सीरीज सर्किट है, पूरे करंट तो पूरी हर चीज में सेम होगा। करंट हर एक एलिमेंट में कैसा होगा, सेम होगा। जितना करंट रेजिस्टेंस में होगा उतना ही कैपेसिटर से पास होगा, उतना ही यहां से होगा। सीरीज सर्किट में तो करंट सेम होता है ना, ये तो बेसिक नेचर होता है सीरीज सर्किट का। तो करंट कैसा है, सेम है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फेजर डायग्राम बना के। तो फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, मैंने सपोज करंट को मान लिया कि यहां पर है I, करंट कितना लिया हमने I इधर। अगर करंट I है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है VC। तो जो वोल्टेज VR है ये कहां बनेगा, वोल्टेज VR तो यहीं बनेगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में या रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज साथ साथ होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो ये जो वोल्टेज है VR ये तो इसके साथ ही होगा। लेकिन कैपेसिटर में वोल्टेज कहाँ होता है, फेज में आगे या पीछे? वोल्टेज पीछे चलता है इसमें π/2 से, तो VC यहां बनेगा। ठीक है, ये VC किसके अक्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो VC जो वोल्टेज है वो करंट से फेज में π/2 पीछे है, और जो VR वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट के फेज में ही है। ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा ना आज हमने जो पढ़ा है पिछला अभी, उसका एप्लीकेशन होगा आगे के जब क्वेश्चंस में, वो हमको याद होने चाहिए।
तो जो वोल्टेज कैपेसिटर में आगे होता है या पीछे हमको याद होना चाहिए, हमने पढ़ लिया है, तो वोल्टेज पीछे चलता है। अब हमको देखना है कि रिजल्टेंट वोल्टेज कैसा होगा, तो ये वेक्टर की तरह से ऐड होते हैं। तो मैंने वी आर को यहीं बना रहने दिया ऐसे, ये है वी आर, और इधर बना दिया वी सी, ये है वी आर और ये वी सी है, और जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा टोटल वोल्टेज वो ये बनेगा, जैसे वेक्टर ऐड करते हैं, ये वी आर ये वी सी, और जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया है वी, उसका फेज लिखा मैंने फाई। ये कौन सा वोल्टेज है? रिजल्टेंट वोल्टेज है, और रिजल्टेंट वोल्टेज को हम कितना लिख रहे हैं? वी के बराबर। तो ये फेज में आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, कहाँ है ये? आरुषि तुमने जवाब नहीं दिया था यार। अच्छा चलो अब बताओ, ये जो वोल्टेज V है यहाँ पर, ये कौन सा वोल्टेज है? V कौन सा वोल्टेज है इसमें? ये है रिजल्टेंट वोल्टेज। VR किसके अक्रॉस वोल्टेज है? ये है कैपेसिटर के अक्रॉस। फेज हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? करंट के साथ में। तो करंट के साथ फेज में चलता है VR, और π/2 से पीछे चलता है वोल्टेज, तो ये बना दिया, इन दोनों को लिखा तो ये रिजल्टेंट आया। तो रिजल्टेंट वोल्टेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो रिलेशन आएगा V = अंडर रूट VR² प्लस VC²। ठीक है, करंट तो सेम है पूरे सर्किट में, तो करंट को ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट, देखते जाना अप्रोच, VR को हम लिखेंगे IR का स्क्वायर, प्लस VC को कितना लिख रहे हैं? IXC का स्क्वायर। ये XC क्या चीज है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। VC = कितना लिखा हमने? IXC के बराबर। VR कितना लिख रहे हैं? I/R के बराबर। अब ये जो XC है ये क्या चीज होती है? इसके बारे में तुम लोगों ने नहीं पूछा यार कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज होती है। ये तो एक मैथमेटिकल चीज हो गई, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ, ये होता क्या है? संचित? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज होती है? ये क्यों होता है सर्किट में, किस वजह से आता है ये? चलो तुम भूल गए हो, ये हम पहले पढ़े हुए हैं। करंट के रास्ते में जो रुकावट डालते हैं वो दो तरह से रुकावट आती है। जब करंट फ्लो करता है तो सर्किट करंट को दो तरह से रोक सकता है, या उसके पाथ में अपोजिशन ऑफर करता है। एक अपोजिशन तो होता है जिसको हम कहते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। तो किसी सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस आता ही क्यों है, उसकी वजह क्या होती है ओमिक रेजिस्टेंस की? आरुषि भूल तो नहीं गई हो, ये हम पढ़ चुके। ओमिक रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, क्यों होता है सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दिव्येश तुम बताओ, ओमिक रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी सर्किट में? पहली बार नहीं सुना, ये मैंने तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है। चलो अब अलीशा से पूछते हैं। अलीशा तुमको याद हो तो बताओ, रेजिस्टेंस क्यों होता है सर्किट में, जो ओमिक रेजिस्टेंस है? ओमिक रेजिस्टेंस होता है यार, ये तुमको बता चुका हूं क्लास में, कि जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, तो करंट फ्लो करेगा मतलब क्या चीज फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के आयंस के साथ जो कोलिजन होते हैं, वो कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस आता है, और जितना ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस इन द कंडक्टर।
ये पढ़ा हुआ है कि नहीं हमने? तो इसको कहते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस किस वजह से आ रहा है सर्किट में? इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से। एक तो ये हो गया। दूसरी वजह होती है रुकावट, जब करंट और वोल्टेज के फेज में डिफरेंस हो। यानी कि जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर करंट में चेंज को अपोज करता है, तो अपने आप में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है, वो नहीं जाने दे रहा करंट को। तो करंट को अपोज नहीं कर रहा होता है, करंट में चेंज को अपोज कर रहा होता है। तो करंट में चेंज को अपोज करने के लिए उसने अपने आप में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया और करंट को रोक रहा है। ये जो अपोजिशन है ये इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से नहीं है। ये किस वजह से है? क्योंकि करंट में चेंज हो रहा है, करंट और वोल्टेज के फेज में डिफरेंस भी है। ऐसे ही कैपेसिटर क्यों रोक रहा है करंट को? वो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन नहीं है। कैपेसिटर करंट को क्यों रोकता है? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के अक्रॉस बढ़ता जाएगा, वो पास नहीं होने देगा उसको। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट डिक्रीज होता जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाता है तो करंट जीरो हो गया। तो करंट के रोकने का जो ये वाला तरीका है ये रिएक्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंस किस वजह से आता है? करंट में चेंज की वजह से सर्किट करंट को अपोज कर रहा है, ये रिएक्टेंस है। और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से जो रुकावट पैदा हो रही है करंट के रास्ते में, वो ओमिक रेजिस्टेंस है। इन दोनों का जो कंबाइंड होता है कॉम्बिनेशन, उसको कहते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस किससे मिलके बना होता है? ओमिक रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ठीक है, दोनों का सम। इंपीडेंस का जो सिंबल यूज होता है वो होता है Z। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं R, और रिएक्टेंस के लिए यूज करते हैं X। इंपीडेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मतलब ओमिक रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? इंपीडेंस है। ये इंपीडेंस कहलाता है। ओमिक रेजिस्टेंस समझ में आया किस वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से जो रुकावट आ रही है वो। और करंट की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, फेज में जो डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में, उसकी वजह से जो रुकावट आ रही है उसको रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया? चलो, उसकी जरूरत अभी पढ़ने वाली है। तो ये हो जाएगा V, और यहां से वी आर इक्वल टू आई आर पे थे हम लोग, तो वी आर इक्वल टू आई आर और वी सी इक्वल टू आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई को कॉमन निकाल लें और हम यहाँ पर लिखें V अपॉन आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। V अपॉन आई क्या हुआ? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। V अपॉन आई क्या है? और ये ओमिक रेजिस्टेंस से के हिसाब से ये क्या है? सर्किट का रेजिस्टेंस है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इम्पीडेंस। तो इसको कहते हैं इम्पीडेंस। ये सर्किट का इम्पीडेंस कहलाता है। हमने सर्किट में कितना वोल्टेज लगाया? V, और उससे करंट कितना फ्लो हुआ? I। तो V अपॉन आई का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के। लेकिन ये ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पर रुकावट दो वजह से आ रही है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। तो ये होता है Z। तो Z इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये समझ में आया? Z क्या चीज है? इम्पीडेंस है सर्किट का। आरुषि, तुम्हें क्लियर है ये चीज? तुम बीच बीच में गायब हो जाती हो। हाँ, अभी तो आ रही है आवाज। अच्छा, अब करंट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निकालते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो होगा 10 फाई। 10 फाई इक्वल टू कितना होगा? यहां से वी सी अपॉन वी आर। तो वी सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? आई एक्स सी, और वी आर को लिख सकते हैं आई आर। तो ये बचेगा एक्स सी अपॉन आर। तो जो फेज डिफरेंस है यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में वो है फाई इक्वल टू 10 इनवर्स
एक्स सी बाई आर। अब इसमें दिव्येश कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है कि करंट? सर्किट में, इस सर्किट में कौन आगे है, करंट। कितना आगे है, कितना, पाई आगे है। ये टोटल वोल्टेज है सर्किट का, ये करंट है, इसमें वोल्टेज पीछे चल रहा है। तो हम इसको लिखते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग behind the current by phi equal to tan inverse एक्स सी बाई आर। फेज से इतना पीछे चल रहा है। तो वोल्टेज को मैंने लिखा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या लिखूंगा मैं, इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग करंट आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और उस फाई की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर, फाई की वैल्यू। ये वोल्टेज था, ये वोल्टेज है, और करंट कितना आगे चल रहा है फेज में, ये। इसमें कोई डाउट बताओ, क्लियर है सारी चीजें इसमें? दिवेश, अच्छा, तुमको मालूम, अभी तुम लोगों को लग रहा है कि सारी चीजें क्लियर है, अभी तुम्हारे दिमाग में क्लियर है नहीं अभी मुझे और समझाना पड़ेगा। देखो, ये जो वोल्टेज है ना, ये जो V लिखा हुआ है हमने, ये वोल्टेज किसके बीच में है, ये वोल्टेज लिखा है हमने, ये पॉइंट है, मान लो इसको मैं लिख लेता हूँ A1, इस पॉइंट को लिख लेता हूँ B1, और इस पॉइंट को लिख लेता हूँ मैं C1। तो A1 और B1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो VR है, VR और करंट के बीच में, यानी A1 और B1 के बीच में जो वोल्टेज है और करंट है उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, करंट और A1 B1 के बीच में जो वोल्टेज है उसमें फेज डिफरेंस कितना है, 0। करंट और B1 C1 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये B1 और C1, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो पाई बाई 2 है। और कौन आगे चल रहा है इसमें, करंट। लेकिन जो हमने V निकाला है यहां पर, ये V निकाला है एक्चुअली हमने A1 और C1 के बीच में, A1 और C1 के बीच में जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज ना तो करंट के साथ फेज में चल रहा है और ना पाई बाई 2 से आगे या पीछे चल रहा है। कैपेसिटर कोशिश करेगा कि वोल्टेज सेम फेज में रेजिस्टेंस कोशिश करेगा कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में चले, कैपेसिटर कोशिश करेगा कि करंट आगे चले पाई बाई 2 से। अब दोनों की नहीं चलेगी, तो बीच में समझौता होगा। समझौता कहाँ पे हुआ, कैपेसिटर ने कहा ठीक है भाई, करंट अगर 90 डिग्री से आगे नहीं चल सकता तो फाई से आगे चला लेते हैं, और रेजिस्टेंस ने कहा कि अगर दोनों सेम फेज में नहीं चल सकते तो चलो फिर जो है फेज डिफरेंस फाई कर लेते हैं। तो इसकी वजह से फेज डिफरेंस फाई आया है। तो तुम्हें दिमाग में वोल्टेज में क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से वोल्टेज का फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस फाई जो आया है, ये किसके बीच में आया है, इन दोनों के अक्रॉस A1 और C1 के बीच में। बात समझ में आई है? A1 C1 के बीच में है फाई, A1 B1 के बीच में कितना है 0, और B1 C1 के बीच में कितना है पाई बाई 2। ठीक है, और सुनो जरा, अभी तुम्हें मुझे और समझाना पड़ेगा। ये जो V और I का ये जो हमने वोल्टेज लिखा है, ये VR और VC ये कौन से वोल्टेज हैं? हाँ, अब तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में आया होगा अभी मेरा कि ये VR और VC कौन से वोल्टेज है, कौन से वोल्टेज से मेरा मतलब है कि ये नहीं सुनो, ये VR जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस RMS वैल्यू है वोल्टेज की, ये VC RMS वैल्यू है। ये फेजर डायग्राम जो आप पढ़ रहे हो ना, ये RMS वैल्यू के लिए पढ़ रहे हो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो। जैसे अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखूं VR,
तो वो तो इस तरह से हो जाएगा, सम वोल्टेज V1 इंटू साइन ओमेगा टी हुआ मान लो, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा ना, रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो फिर ये वोल्टेज कौन से हैं? ये तो हमने टाइम तो लिया ही नहीं इसमें। तो समझ में आया? ये तुमने ध्यान नहीं दिया होगा पहले, ये कौन से वोल्टेज है? ये आरएमएस वोल्टेज है। फेजर डायग्राम केवल आरएमएस वोल्टेज में बनाते हैं हम, ठीक है? वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है सब कुछ। तो ये जो वैल्यूज लिखी होती है ये कौन सी है? आरएमएस वैल्यू है। किसी क्वेश्चन में जब वोल्टेज की या करंट की वैल्यू दी होगी, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू दी होगी 20 एम्पियर, या वोल्टेज लिखा होगा 50 वोल्ट, तो ये 20 एम्पियर 50 वोल्ट क्या होंगे? ये आरएमएस वैल्यू होगी। ये बाय डिफॉल्ट आरएमएस वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज नहीं है। और अगर ये आरएमएस वैल्यू नहीं है तो फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पीक वैल्यू है या कुछ और है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो कौन सा वोल्टेज या करंट मान के चलते हैं इसको? बोलो, कौन सा करंट मान के चलते हैं? आरएमएस। वोल्टेज कौन सा लेके चलते हैं? आरएमएस। जब कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो ये आरएमएस वैल्यूज होंगी। समझ में आया? और बढ़ो जरा कॉन्सेप्ट पर। अगर मैं लिखता हूं किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पर वोल्टेज है V और किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पर करंट है I, तो ये Z के बराबर नहीं होता है। V अपॉन I का रेशियो Z के बराबर नहीं होता। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट नहीं चलेंगे। Z के बराबर कौन होना चाहिए? या तो VRMS और IRMS का रेशियो हो तो वो Z के बराबर होता है, या V0 अपॉन I0 हो, इनकी पीक वैल्यूज हो, इनका रेशियो Z के बराबर होता है। ये सही है, ये सही है, ये ऊपर वाला गलत है। ये बात समझ में आई? याद रहेगा ये VRMS अपॉन IRMS Z के बराबर है, या V0 अपॉन I0 Z के बराबर है? बोलो भाई, तुम बोल नहीं रहे यार। आरुषि, ठीक है ना? ये नहीं पढ़ा होगा तुमने वहां पर अभी स्कूल में। तो अब ये जो चीज है रेशियो हमने लिख लिया। इसके अलावा इस सर्किट का, आरसी सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है हमको। आरसी सर्किट और इसका चाहिए मुझे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है cos फाई के बराबर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? tan फाई निकालते हैं पहले, और tan फाई से cos फाई निकालते हैं। तो हमको मालूम था कि VR इधर था VC फेज में π/2 से पीछे, ये रिजल्टेंट वोल्टेज था V, और ये फेज आया था फाई। तो tan फाई सॉल्व करने पर कितना आया था? ये आया था XC अपॉन R के बराबर, ये tan फाई था। तो अगर tan फाई XC अपॉन R है तो cos फाई कितना आएगा? ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इसको फाई लिखूं तो tan फाई क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी XC अपॉन R। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो cos फाई कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और ये R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर रूट ये किसके बराबर होता है? Z के बराबर। तो ये cos फाई इक्वल टू कितना है? R बाई Z। तो RC सर्किट में पावर कंजम्पशन एवरेज पावर कितनी होगी? एवरेज पावर इन RC सर्किट, इसको सीरीज RC सर्किट भी लिखते हैं प्रॉपरली, तो वो हो जाएगी एवरेज पावर 1/2 I0 इंटू V0, और cos फाई की वैल्यू कितनी है? R बाई Z। तो ये R बाई Z आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पावर, ये फॉर्मूले सारे याद रखना, 1/2 I0 V0 इंटू R बाई Z। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो XC है एंड XL, इनकी यूनिट क्या होती है?
ये भी ओम में ही मेजर होते हैं। जेड की यूनिट क्या होती है? ओम। ये भी ओम में ही मेजर होते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसमें मैं आगे बढ़ूं, तुमको न्यूमेरिकल दूं एक इस पर, तब फंडे क्लियर होंगे इसके। तो मैंने लिखा यहां पर रेजिस्टेंस और ये लिख दिया कैपेसिटर। अब टाइम कम है आज की क्लास खत्म करने में, ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा पहली बार में ढंग का क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें। यहां पर जो वोल्टेज मैं लिख रहा हूं V इक्वल टू, इसको कितना लिखूं? इसको लिख दिया, मान लो मैंने 20 साइन ओमेगा टी प्लस कितना कर दें, 37 डिग्री कर देते हैं मान लो। V इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री कर दिया मैंने। इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 3 ओम है, और इसका रिएक्टेंस जो है इसको मान लेते हैं 4 ओम के बराबर है, XC। XC क्या चीज होती है? 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी को मैं कितना लिख रहा हूं, 4 ओम के बराबर। ठीक है, तो एक्स, ये इजी कर दिया क्वेश्चन। XC की वैल्यू डायरेक्ट किस में देके, ओम में देके। अदरवाइज ओमेगा अलग से दिया होता है क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस दिया होता है, फिर 1/ओमेगा सी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अभी मैं तुम्हें इजी दे रहा हूं क्वेश्चन। तो ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, और ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ कि इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना है? इम्पीडेंस बताइए इस सर्किट का कितना है? अलीशा, कैसे निकाला? हाँ, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 5 ओम। ठीक है, दूसरी चीज मुझे बताओ, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सॉरी पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट की पीक वैल्यू कितनी है सर्किट में? तो पीक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अभी अभी मैंने बताया था कि V नॉट अपॉन आई नॉट किसके बराबर होता है, Z के बराबर। तो आई नॉट कितना जाएगा, V नॉट बाई Z। तो V नॉट कितना है 20, Z कितना है 5, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। इसके बाद निकालिए आप, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, फाइंड करंट इन दी सर्किट। तो करंट बताओ सर्किट में कितना होगा? ये अब ढंग का पोर्शन पार्ट आया, थर्ड वाला, करंट इन द सर्किट। करंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 चाहिए होगा ना। तो फेज डिफरेंस निकालो पहले, कितना है करंट और वोल्टेज में।
फेज डिफरेंस कैसे आएगा इस सर्किट में? फेज डिफरेंस tan phi क्या होता है? tan phi इक्वल टू होता है XC अपॉन R। तो XC की वैल्यू कितनी है? 4। R की वैल्यू कितनी है? 3। तो phi की वैल्यू कितनी आई? tan phi 4/3। तो phi कितना होता है? 53 डिग्री। तो phi की वैल्यू 53 डिग्री है। हाँ संचित बताओ क्या लिखूं अब मैं करंट को? हाँ हमको जनरल एक्सप्रेशन तो ऐसा I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 वगैरह लिखना होगा ना, तो मैं डायरेक्ट फाइनल वाला ही लिखता हूँ। I0 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। आरुषि समझ में आ रहा है? तो I0 कितना लिखा? 4 साइन। और करंट आगे चलता है इसमें कि पीछे? तो क्या लिखूं यहां पर? ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री नहीं लिखना है, ओमेगा टी प्लस 37 प्लस 53। आरुषि समझ में आया ये जो वोल्टेज था ना, ये ऑलरेडी फेज में ओमेगा टी से तो 37 आगे था, लेकिन करंट इससे भी 90 डिग्री आगे होता है, तो इसमें हमने प्लस सॉरी 5 डिग्री आगे होता है, तो 5 को ऐड किया 53। तो अब I इक्वल टू कितना हो गया? 4 साइन ओमेगा टी प्लस 37 प्लस 53 कितना हो जाएगा? 90। अरे वाह, 37 वैल्यू नहीं सेलेक्ट करनी थी, ये एग्जैक्टली 90 आ गया। बदल दें क्या इसकी वैल्यू को? चलो अच्छा लिखा रहने दो। अब मुझे जो पार्ट सबसे पसंद है वो तुम बताओ जरा। इसमें पार्ट 4 सॉल्व करो। फाइंड वोल्टेज, अच्छा ये वाला नहीं, ये तो थोड़ा सिंपल है। वोल्टेज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या लिखेंगे? वोल्टेज वी आर की वैल्यू क्या लिखूं मैं? वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस क्या आएगा? अरे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है भाई साहब। नहीं, ये आएगा वी आर इक्वल टू वी नॉट। तो पीक वैल्यू क्या होगी वोल्टेज की? रेजिस्टेंस में वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी? कैसे? वी आर, अरे आई आर लिखोगे ऐसे, वी आर इक्वल टू आई आर। तो आई आर, इसमें जब वोल्टेज, इसमें करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। तो उसमें 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसमें? सॉरी, आई आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 12। नहीं आया समझ में? वी आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? आई इंटू, या ऐसे लिख सकते हैं, मान लो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। में तुमसे निकलवाना चाह रहा हूं कि तुम लोग करके दिखाओ। वोल्टेज किसके अक्रॉस लिखना है मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा? जबकि उसमें करंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है सर्किट से? 4 एम्पियर। तो जब 4 एम्पियर करंट पास होगा तो उसमें वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 12। तो यहां पे 12 लिखना पड़ेगा। ऐसे दिमाग लगा लगा के करना है। तो ये होगा 12 इंटू साइन। अब क्या लिखेंगे बोलो? अब फंक्शन क्या लिखूंगा मैं? प्लस 90। क्यों लिखेंगे ये ओमेगा प्लस 90? क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, तो जो फेज करंट का होगा वही वोल्टेज का होगा। किस में?
रेजिस्टेंस में, तो करंट का फेज ये है ना ओमेगा टी प्लस 90, तो इसमें ओमेगा टी प्लस 90 ही आएगा। ये चमका दिमाग में, समझ आया कि नहीं है? बड़ी धीमी आवाज आई तुम्हारी आरुषि, समझ में नहीं आया ये। तो फिर किसकी आवाज आई थी? लगता है अलीशा बोली थी क्या इस बार? अच्छा चलो, अब मैं लिखता हूं पार्ट 5 इसका। फाइंड वोल्टेज इन कैपेसिटर वीसी इन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कैपेसिटर में वोल्टेज बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये निकालो जरा। तुम अपना आंसर बोलो क्या? 12 हम्म, 9 अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। संचित तुम बताओ। हाँ बेटा सही करो उसको। फिर गड़बड़ है, फिर से सही करो। अच्छा ये बताओ कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है? कितना? कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज तब होगा जब कैपेसिटर से पास होने वाला करंट मैक्सिमम होगा। तो 12 कैसे आया? मैक्सिमम करंट कितना है? मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है? अरे निकाल चुके हैं हम तो ये है ना मैक्सिमम करंट। तो कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? इसमें वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? इसमें किसी भी इंस्टेंट पे तुम्हें वोल्टेज लिखना हो वीसी, तो वो कितना होगा? आई एक्स सी के बराबर। तो जब आई मैक्सिमम है तो वीसी भी मैक्सिमम है। तो कितना आएगा मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस? 16 आएगा ना भाई। ये पीक वैल्यू करंट की कितनी है? 4, और एक्सी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। तुमने रेजिस्टेंस वाला ही 12 ले रही हो इसमें, है ना? तो इसको हम लिखेंगे VC इक्वल टू, इस क्वेश्चन से एक्चुअल फंडे क्लियर होते हैं एसी के, फेज वेज का जो आइडिया ना इससे लगता है। तो ये आएगा VC इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज कितना लिखा मैंने? 4 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, और फंक्शन मुझे लिखना है, मैं इसकी हेल्प से लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये तो करंट का फेज है, लेकिन करंट के कंपैरिजन में इसमें वोल्टेज आगे चलता है कि पीछे चलता है? करंट के कंपैरिजन में कैपेसिटर में वोल्टेज आगे होता है कि पीछे होता है? आरुषि कितना पीछे होता है? बाय 2। कितना पीछे चलता है? पाई बाई 2। तो करंट का फेज ये है ओमेगा टी प्लस 90, तो वोल्टेज इससे पाई बाई 2 पीछे चलेगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे? -90। तो इसमें वोल्टेज आएगा VC इक्वल टू 16 साइन ओमेगा टी। आया समझ में? समझो जरा इसको, कुछ डाउट हो तो पूछो।
आरुषि, अलीशा, आ गया समझ। संचेत, ये 90 माइनस 90 क्यों किया समझ में आया? हम इसमें जो वोल्टेज निकाल रहे हैं ना वीसी, इस वाले वोल्टेज से नहीं देख रहे हैं हम, क्योंकि ये वोल्टेज वीसी के अक्रॉस वोल्टेज देगा ही नहीं। ये वोल्टेज तो किसके अक्रॉस लगा हुआ है? इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हुआ ये। जो फेज डिफरेंस हमने 4/3 निकाला है 53 डिग्री करंट और वोल्टेज में, वो कौन से वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है? वो रिजल्टेंट वोल्टेज है। रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज। रिजल्टेंट इसके और इस वाले पॉइंट के बीच का वोल्टेज था। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन करंट पूरे सर्किट में कैसा है? करंट पूरे सर्किट में सेम है, तो हमने करंट से कंपेयर किया। करंट इसमें जितना है वोल्टेज उसी फेज में चलेगा। करंट इसमें जितना चल रहा है वोल्टेज उससे π/2 पीछे चलेगा, तो हमने इसमें -90 कर दिया। तो चलो अच्छा, एक जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व। अब मतलब छोटा सा क्या क्वेश्चन दे रहा हूं तो ये तुमसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटर, और ये मैंने लगा दिया एक सोर्स वोल्टेज का, और ये है V इज इक्वल टू, इस बार हम लिख लेते हैं हम इसको सपोज 40 साइन ओमेगा टी -10 डिग्री कर दिया इसको। इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ, सॉरी XC की वैल्यू इसको लिख लेता हूँ 6 ओम। और R जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 8 ओम। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन जिससे तुम्हें कम करना पड़े, 24 के बराबर। ठीक है, तो अब मुझे तुम डायरेक्ट ये बताओ कि VC एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। चलो बाकी चीजें नहीं निकाल के सीधे कैपेसिटर का वोल्टेज निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यही सबसे बढ़िया चीज होती है इस क्वेश्चन की। सबसे पहले क्या निकाला तुमने सर्किट में? हाँ लेकिन नहीं, पीक वैल्यू ऑफ करंट भी चाहिए पड़ेगी। इसको ना यार 24 की जगह 40 लिख रहे थे। दो पहले हमने इसको 40 लिया था, इसको 40 ही कर लेते हैं। अलीशा क्या चीज बताई बेटा तुमने? ये कितनी? देखो I0 इक्वल टू आएगा V0 अपॉन Z। तो V0 कितना है? 40 रखा मैंने, और Z कितना होगा? √8² प्लस 6 का स्क्वायर। तो I0 कितना आ गया? 4 एम्पियर। ठीक है, ये सही बताया तुमने। अब फेज डिफरेंस निकाल लो, 10 फाई कितना आएगा? XC अपॉन R। तो XC कितना है? 6/8 3/4। तो फाई कितना आया? 37।
करंट की वैल्यू लिखो सर्किट में। करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट यानी 4 साइन ओमेगा टी माइनस 10 प्लस करंट आगे चलता है किससे, 37 से, तो ये प्लस 37, तो करंट की वैल्यू आएगी I इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस 27। इतना आ गया। अब VC चाहिए वो हमको, तो VC निकालने के लिए क्या करें, VC इक्वल टू, तो VC मैक्सिमम लिखना पड़ेगा यहां पर, इसका मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन और उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो VC इक्वल टू कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, 24। वेरी गुड संचित, 24 आ गया। इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है और जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 एम्पियर, तो 4 इंटू 6 कितना आएगा, 24। तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा इसमें 24 इंटू साइन, और करंट का फंक्शन ये है, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया ओमेगा टी प्लस 27। लेकिन करंट के फंक्शन में से इसमें तुम्हें क्या माइनस करना पड़ेगा वोल्टेज निकालने के लिए, -90, क्योंकि यस वेरी गुड, तो इसको -90 करूंगा मैं। तो अब ये कितना बचा, VC 63 इतना। तो ये VC आया ऐसे, हाँ तो अब समझ में आया तुम लोगों को, इसमें VC ऐसे निकलेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और VR भी बता दो फिर चलते चलते, VR एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, हाँ तो करंट और वोल्टेज इसमें सेम फेज में रहते हैं रेजिस्टेंस में, तो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज जाएगा इसमें। करंट का फंक्शन जो था साइन ओमेगा टी प्लस 27, ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगी 8 ओम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम करंट है इसमें 4, तो पीक वोल्टेज आएगा 8 इंटू 4 32, तो ये 32 हो जाएगा। तो VR इक्वल टू 32 साइन ओमेगा टी प्लस 27। संचित समझ गए ये, संचित क्या हुआ, तुम सो गए हो क्या, तो आरुषि अब समझ में आया तुमको ये, हाँ तो अब तुमको, अब मुझसे पढ़ के तुमको ये समझ में आया होगा कि ये AC सर्किट में फेज वगैरह के मतलब होते क्या हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया ये, कि उसमें कब प्लस करना है कब माइनस करना है। ठीक है, तो अब दूसरा सर्किट बड़े जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमसे, कौन सा वाला, अब मैं तुम्हें LR सर्किट कराऊंगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाला। तो जब हमने RC सर्किट में ऐसा क्वेश्चन कर लिया ना, तो ऐसा मैं तुम्हें LR में दूंगा, तो उसमें तुम फटाफट कर लोगे। आज तुम्हारी इससे प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ा दिमाग खुल गया है अब इसका। तो आज की क्लास को मैं करता हूं यहीं पर फिनिश, ठीक है, चलो भाई बाय बाय, ठीक है, ओके।